नमस्कार। सुबह की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेश कुमार मिश्रा कुछ दिनों के अंतराल के बाद पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, जिस स्थिति में आज की दुनिया भौतिकता से लिपट करके रह रही है और जिस तरीके से नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, एक शक्तिशाली दूसरे कमज़ोर को दबोच रहा है, उस पर कार्रवाई किए जा रहे हैं। यह चाहे समाज की बात हो, राष्ट्र की बात हो, राज्य की बात हो या कहीं की बात हो, तो उन चीज़ों में हम पाते हैं कि इन सब का सूत्रधार कहीं न कहीं बढ़ा हुआ ज्ञान ही है। जब आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब आप में उन चीज़ों का विकास जो अन्य लोगों में विकास ना हुआ हो, आप में ज़्यादा हो जाता है, तो आप निश्चित तौर पर अगले से श्रेष्ठ हो जाते हैं। हाल की घटना में दोस्तों आपने क्या देखा है? आप देखे हैं कि किस प्रकार से लैटिन अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला में राष्ट्रपति को अमेरिकन स्टेट पावर ने चंद घंटों में उठा करके डिटेंशन सेंटर में भेज दिया, गिरफ्तार कर लिया। किसी की संप्रभुता को चुनौती दी गई और संसार का कोई देश, कोई भी शक्ति उसको विरोध करने को तैयार नहीं। कभी यह स्थिति अपने देश का भी हुआ करता था, जब भारतवर्ष विश्व गुरु हुआ करता था। यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती थी। यह सापेक्ष रूप से ज्ञान से संबद्ध है। कोई भी शक्ति बिना ज्ञान के उड़ा नहीं सकती। आज अमेरिकन सुपर पावर इसलिए हैं कि उनके पास R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज्ञान निरंतर अन्य लोगों से या अन्य स्टेट से, अन्य शक्ति समूहों से ज़्यादा है। वरन वो निरंतर इसका अभ्यास करते रहते हैं और अभ्यास करते हुए उसका वो सफल प्रयोग उन्होंने कई बार किया है। चाहे वह युद्ध का मैदान हो, चाहे वह ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, या चिकित्सा हो, या संसार की कोई भी विधा हो। तो आज सुबह की चर्चा में हम उस ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में ज्ञान का मतलब केवल प्रवचन नहीं है। आप उन चीज़ों को भी समझें जो हमारी संस्कृति में उन चीज़ों को समाहित किया गया है, जहाँ पर यह कहा गया है कि आप निरंतर अभ्यास करें और अभ्यास करते हुए उन चीज़ों को परखें और समझें, जिससे आपका विकास निरंतर होता रहे, आपके ज्ञान का, आपके विज्ञान का विकास होता रहे। भौतिकवाद और विज्ञान, ये दोनों को साधने का जो पाश्चात्य संस्कृति ने कुछ सैकड़ों सालों में प्रयास किया है, और जिस सैकड़ों सालों में पाश्चात्य संस्कृति उसका सफल प्रयोग करके महाशक्ति के रूप में अवतरित हुई है, वह कभी भारतवर्ष में भी था। जब मिथोलॉजिकल स्टोरीज में, पौराणिक कथाओं में भारतवर्ष में श्री कृष्ण और बलराम विभिन्न कालों में जो अवतरण हुए हैं, जो महापुरुषों ने जिस प्रकार से भारत में अपना कृतित्व किया है, वो पूरे संसार में अनुकरणीय रहा और पूरे संसार पर इनका सिक्का चलता था। चाहे ज्ञान की बात हो या विज्ञान की बात हो या शक्ति की बात हो। वरन बीते वर्षों में भारतवर्ष पिछड़ता हुआ चला गया और आज विश्वगुरु की बात तो दूर है, आप महाशक्ति भी नहीं हैं और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप समाहित हो चुके हैं। तो इसके पीछे हम लोग जो अपने अभ्यास को स्टॉप कर चुके हैं, जो उसको रोक चुके हैं, वो एक बड़ा कारण है। एक वर्ग ऐसा है जो केवल शासन सत्ता में लिपटा हुआ अगर रहेगा और उन चीज़ों को भूल जाएगा जो आपके मूल थे, तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर यही होगा। पॉलिटिकल सत्ता, राजनीतिक शक्ति बिना ज्ञान के स्थिर नहीं रह सकती। जब आप ज्ञानी नहीं होंगे तो आपकी सत्ता छीनी जाएगी। जब आपके यहाँ उस प्रकार से विचार मंथन नहीं होंगे, जब आपके अंदर ईमानदारी नहीं होगी, जब आपके अंदर उस प्रकार की संस्कृति नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर उसको मिटाने वाला इस संसार में कोई न कोई होगा। आज आप देखिए किस प्रकार से पूरे संसार में युद्ध चल रहे हैं। शक्तिशाली एक दूसरे कमज़ोर को किस प्रकार दबोच रहा है। मत्स्य न्याय जो संकल्पना हमारे शास्त्रों में भी है और पूरे संसार के दर्शन में है, वो आज आपको देखने को मिलता है। तो इसका कारण यह है कि हम अपने आप से कटते चले गए, अपने आप का हम लोगों ने विकास नहीं किया। अगर हम उन चीज़ों का विकास करें, आप मिथोलॉजिकल एनेक्डोट्स में पाते हैं, कथाओं में पाते हैं कि यहाँ की ऋषियों महात्माओं ने एक श्राप के मात्र से
कह देने के मात्र से उसका एग्जीक्यूशन हो जाता था, परंतु उसका वे प्रयोग गलत जगह पर ना कर करके सही स्थलों पर करते थे। तो आज वह शक्ति कहाँ चली गई? आज वह हम लोगों के बीच में जो वो शक्तियाँ थी वह कहाँ खो गई हैं? इस पर विचार मंथन किए जाने की आवश्यकता है। हम पाश्चात्य संस्कृति को जितना अपनाते चले जाएंगे तो हमारा जो ज्ञान है या विज्ञान है निश्चित तौर पर उसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन परफेक्टली रिसर्च और डेवलपमेंट हमें अपने पुराने शास्त्रों पर, पुराने विधाओं पर, पुराने ज्ञानों पर भी करना चाहिए और उनसे जो नए डेवलपमेंट हैं उनसे उनको संबद्ध किया जाना चाहिए। जब आप इस तरीके से चलेंगे तो सने सने हमारा देश भी पुनः विश्वगुरु या महाशक्ति बनने के कगार पर पहुंचेगा। और अगर आप उनको उस तरह से नहीं करेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, उसको छोड़ते चले जाएंगे और अपनी सफलता को दूसरे के ज्ञान और विज्ञान में एक दोयम दर्जे के रूप में खोजेंगे तो निश्चित तौर पर समस्याएं उत्पन्न होंगी। और जब समस्याएं उत्पन्न होंगी तो आपके अस्तित्व का भी नाश हो सकता है। जिस प्रकार से आज जितने भी संप्रभु राष्ट्र हैं वो मुखदर्शक बने हुए हैं और एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को एक सुपर पावर उठा करके लेके चला जाता है और कोई कुछ नहीं बोल रहा, न बोल सकने की शक्ति रखता है। तो आप ये समझिए कि जब भारतवर्ष में भी हजारों सालों पहले जब यवनों ने आक्रमण किया था, जब सिकंदर महान के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ था, तो भारतवर्ष की स्थिति भी कमोवेश यही थी। कहीं कोई प्रतिरोध करने वाला था भी तो बहुत कमज़ोर साबित हुआ और बिखरा हुआ भारत उन लोगों का सामना नहीं कर पाया। परंतु बाद में जब एकीकृत शक्ति की स्थापना हुई, भारत ने उन प्रतिमानों को पुनः स्थापित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति का उद्भव हुआ जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, यवनों को निकाल बाहर किया। तो भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, इसके अंदर निहित शक्तियों का पुनरुत्थान, उसके ज्ञान विज्ञान का पुनरुत्थान तभी संभव होगा जब डेडिकेटेड, जब एक समर्पित त्यागियों का उद्भव होगा जिनके लिए कोई भौतिकवादी व्यवस्था में कोई अभिरुचि अपने लिए ना हो, परंतु पूरे राष्ट्र के लिए भौतिकवाद का विकास करना उनका लक्ष्य रहा हो, खुद का मटेरियल डेवलपमेंट करना उनका लक्ष्य ना रहा हो। ऐसा वर्ग जो त्यागी हों, जिनमें उन सारे गुण हों जो हमारे शास्त्रों में अभिजात वर्ग में कहे गए हैं, वो जन्मना ना होकर के कर्मना होने चाहिए, जो कर्म पर आधारित हो और यह उनके अंदर से ये बातें आए और समग्र समाज विश्व के कल्याण के लिए उत्प्रेरित हों। ऋषियों की रचनाएं, उनके मंत्र सृष्टा मतलब मंत्र देखने की शक्ति और उसमें समाहित तथ्यों का अवलोकन, उसका परिमार्जन और उसको जिस प्रकार से विकास करना, उसको बढ़ाने का कार्य हमारे प्राचीन आचार्यों ने किया था, वो समाज के कल्याण के लिए किया गया था। उसको पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता है और वो पुनरुज्जीवित करने के उपरांत ही आप पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकते हैं। इसका कतई अर्थ यह नहीं है कि मैं एक धर्म विशेष की बात कर रहा हूँ। प्राचीन मतलब उन चीज़ों को भी अपने अंदर समाहित करें जो बाद के समय में विकसित होते चले गए और सभी धर्मों का समभाव, सब में एकत्व की स्थापना हो। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का अवलंबी हो, उसके धर्मों का भी सम्यक अध्ययन हो जो कि घृणा पर आधारित ना हो करके सम्मान पर आधारित हो और उसमें निहित अच्छाइयों को भी शामिल किया जाना चाहिए और मिलीजुली संस्कृति जो हमारे देश का पहचान है उसका निर्माण किया जाना चाहिए। अब बिना ज्ञान, बिना जानकारी के जब आप किसी की आलोचना करते हैं और किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो वह इरोनियस होता है, मतलब वो दूषित हो जाता है। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में बोलें तो उसका ज्ञान, उसका अध्ययन अच्छे से कर लें, उसके बारे में समझ लें, तभी आप उस पर कोई वक्तव्य अपना दें, अपनी बात उस पर रखें। तो जब हम यह पढ़ने, अध्ययन, अध्यापन की प्रवृत्ति हमारे यहाँ व्यापक रूप से आएगी तो निश्चित तौर पर हमारे उन संस्कारों का परिमार्जन होगा और उससे हमारी शक्ति का इजाफा होगा, उसकी वृद्धि होगी। परंतु आज जिस प्रकार से भौतिकवादी रूपों में व्यक्ति लिपटते चले जा रहे हैं, जहाँ धन का अर्जन ही महत्वपूर्ण है, परंतु धन के अर्जन करने वालों ये याद रखिए कि आपके द्वारा जो अर्जित धन है वही रह जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति किसी राष्ट्र का
राष्ट्रपति था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और एक दिन पहले वह सोचा नहीं था, एक दिन के बाद उसकी स्थिति जेल में बंद होने की है। उसके सारे धन, उसके सारे स्टेट, उसके सारे चीज़ यहीं रह गए। तो जिस प्रकार से भौतिकवाद को बढ़ाने का कार्य अगर आप करेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह आपका ही रहेगा, वह उसके मालिक आप ही बने रहेंगे। ज्ञान और विज्ञान ऐसे चीज़ हैं जिससे अगर आप विकास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपसे वह कोई छीन नहीं सकता, और जब आप उसका विकास करेंगे तो कोई आंख उठा के आपकी तरफ देख भी नहीं सकता। अब सवाल यह है कि इसका विकास किस प्रकार किया जाए। तो इसका विकास हमें अपने प्राचीन संस्कृतियों में, आप तक के चले आ रहे संस्कृतियों में, और उसमें अच्छाइयों को खोज करके एक सुदृढ़ समाज की स्थापना करनी होगी। जाति में, धर्म में, विश्वासों में बटा हुआ समाज कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। अमेरिकनों में 13 जो कॉलोनीज बसाए गए थे, जो उपनिवेशवादी ब्रिटेन के प्रतीक थे, उन्होंने एक होकर के संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की, और वहाँ पर वर्गभेद मिटा करके जिस प्रकार से अब्राहम लिंकन ने एक मजबूत यूनाइटेड स्टेट्स की नींव रखी, और बाद के कालों में जिस प्रकार वहाँ पर फ्रीडम एंड जस्टिस की संकल्पना बढ़ती चली गई, उससे वह महान राष्ट्र के रूप में उभरा है। अगर हमारा देश उन चीज़ों का अनुकरण करता है तो एक अच्छी बात होगी, और कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में भी उन्हीं चीज़ों को कहा गया है कि आप समान होकर कार्यों को करें। आपसी भेदभाव, समाज में हो रहे विखंडन पर रोक, लोभ लालच पर रोक लगा करके ही आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हाल के दिनों की जो घटना है उसमें संदेश स्पष्ट है कि अगर आप एक होकर के कार्य नहीं करेंगे, अगर आप एकत्व होकर के पुनः उसका उन ज्ञान का परिमार्जन और परिशोधन नहीं करेंगे, तो आप भी निश्चित तौर पर एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे, और वह कोई मुहूर्त देख करके नहीं आएगा। आपकी जो क्षमता है, आप एक प्राचीन सभ्यता रहे हैं, तो उस प्राचीन सभ्यता को जीवित रखने के लिए यह जरूरी है कि उन ज्ञान का, उस विज्ञान का, उन संस्कारों को पुनरुज्जीवित किया जाए, उनको बना के रखा जाए। अगर आप उनको बना के नहीं रखेंगे तो आप निरंतर, आपका हर एक कदम आपके विनाश की ओर बढ़ता हुआ कदम होगा। तो इन बातों को देखें, अपने आने वाले संततियों को इन बातों को समझाएं। भौतिकवादी व्यवस्था भी अभी के काल में प्रासंगिक है, रेलेवेंट हैं। धनार्जन भी आवश्यक है, परंतु उसके साथ ज्ञानार्जन भी आवश्यक है, संस्कारों का भी अर्जन आवश्यक है। हम अपने सेल में ही जीवित रह सकते हैं। उस सेल को तोड़ के जब हम बाहर निकलेंगे तो शायद हमारे रक्षा कवच समाप्त हो जाएंगे, उसमें बहुत देर तक हम जीवित नहीं रह सकते। यह सेल भारतीय संस्कृति जो 5000 सालों से और कदाचित और ज़्यादा सालों से आज जीवित है, और मोहम्मद इकबाल ने जिस प्रकार से कहा, नान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो यह दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, जो हमारे द्वार पर जो दुश्मन खड़े रहे हैं, तो वो आज भी खड़े हैं। आपको अपने सेल में रहना होगा, उस रक्षा कवच को मजबूत करना होगा। भारत की मिली जुली संस्कृति, एकत्व, समान मंत्र समिति समानी, समान मंत्र सह चित्त में साम, मतलब एक समान होकर के सोचना, एक समानता में बंधे रहना, एकत्व में रहना, आपसी विवाद को समाप्त करना, और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना, मिली जुली संस्कृति का निर्माण करना, और कुरीतियों को समाप्त करना, सुदृढ़ समाज, एक सिविल सोसाइटी का निर्माण करना, आंतरिक विकास करना, यह जरूरी है। और हाल की घटनाओं से यह बात सामने आती है कि अगर राष्ट्र को और अगर लोगों को गुलामी से बचना है तो उन संस्कारों को पुनरुज्जीवित करना होगा, और पुनः रेनेसा जो मध्यकाल की घटना थी उसको पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता है। आज कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को इरेलेवेंट मानता है, और रेलेवेंट पैसा धनार्जन को ही मानता है कि धन कहाँ से आएंगे, परंतु वह धन रखने की कुवत भी होनी चाहिए, आप में वो शक्ति भी होनी चाहिए। धन धारण करने की शक्ति के साथ धन त्याग करने की भी शक्ति होनी चाहिए, तभी आप इस वोलाटाइल संसार में, यह क्षणभंगुर संसार में आप टिके रहेंगे, आपका अस्तित्व बचा रहेगा। सुबह की चर्चा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर अगले सुबह की चर्चा में कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।